मैंने आपको गाली दे दी तो ये क्या आपके जाति सूचक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया? अगर मैं अकेले में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कोई भी व्यक्ति अगर उसका इस्तेमाल करता है, भले ही अकेले में करे, वो तो जिसके ऊपर गुजरा है वही जानता है कि मुझे किस प्रकार से इसने गाली दिया है। तो मुझे लगता है ये एक बहकाने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है, और ये जो व्यवस्था है उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मैं तो ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रवीण भारती जी। भारती जी, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि यदि एससी व्यक्ति के साथ में पब्लिक पैलेस पे कोई अपराध हो जाता है मानसिक या शारीरिक तौर पर, तो उसमें यदि अपराध करने वाला जानकार है, एक दूसरे को जानते हैं और वो अपराध कर देता है एससी व्यक्ति पर, उसी हालत में एससी एक्ट लगेगा। अनजाने में अपराध हो जाता है एससी व्यक्ति पर या पब्लिक पैलेस पर नहीं होता है तो उस हालत में एससी एक्ट नहीं लगेगा। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? कई लोगों ने इसमें विरोध जता दिया है, एससी जो समुदाय के लोगों ने। देखिए, इस पे पहली बात तो कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है पत्रकार साहब, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि सिर्फ अगर पब्लिक प्लेस में एट्रोसिटी होता है तो तभी वो एट्रोसिटी माना जाएगा, फिर मुझे बता दो कि अगर बंद कमरे में अपराध होता है तो क्या वो एट्रोसिटी नहीं माना जाएगा? क्या वो ऐसे जगह में, आजकल गांव में क्या होता है कि खेत में महिला चराने गई, भैंस या बकरी चराने गई, वहां पकड़ के उसको रेप कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, तो क्या उसको एट्रोसिटी नहीं माना जाएगा? क्या उस पर एससी एसटी एक्ट नहीं लगाया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से सबसे पहले तो मुझे ही पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके बाद अगर आपकी बातों के अनुसार मैं चलूं तो ये तो बिल्कुल गलत है कि जब तक पब्लिक प्लेस पे एट्रोसिटी नहीं होगा तब तक जो है इसको माना नहीं जाएगा। अगर गांव के लोग कहीं जाकर के एक कोने में कर देते हैं किसी का कत्ल जानबूझ करके कि ये दलित जैसे आज आए दिन देखने को मिलता है कि कोई दलित मूंछ बढ़ा लिया, उस पर उसकी पिटाई हो जाती है, तो हो सकता है पब्लिक में ना पीटे, उसको कोना में ले जा करके पीटे। अभी रिसेंटली एक लड़के को पीट कर मारा गया है। अगर वो एक बंद कमरे में उसको मारा जाता तो क्या वो नहीं होता? एससी एसटी एक्ट में वो एक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा? तो मुझे लगता है ये गलत है, और इस पर पहले तो मैं कहूँगा कि भाई पहले मुझे ही जानकारी इस पे पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा है कि सिर्फ पब्लिक प्लेस पे होने पे ये जो है एक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो मेरे हिसाब से इस पे विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश में जो अत्याचार होते हैं एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा दलितों पे होते हैं, एससी एसटी पर होते हैं, और जो कमज़ोर जातियाँ हैं उन पे होते हैं, तो उनमें तो गवाही मांगी जाती है सीधे सीधे पुलिस के द्वारा। नहीं, देखो, आजकल आपको पता है कि संविधान में 100 से ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इस पे भी एक बार गौर करने की ज़रूरत है कि इसमें गवाह की ज़रूरत क्या है। भाई, ये ज़रूरी थोड़े है कि मैं किसी एससी को या दलित परिवार के व्यक्ति को 5 आदमी को बुला करके उसको गाली दूंगा। मैं उसको गाली का जो शब्द है जो इस्तेमाल मुझे करना है मैं अकेले में भी कर दूंगा, तो वो क्या जाति सूचक शब्द नहीं हुए? तो इसमें मुझे लगता है कि फिर से मैं कहता हूं कि इसमें जो कानून बनाने वाले लोग हैं, अगर एससी एसटी एक्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि अगर एक्ट एससी एसटी ओबीसी के लिए बनाया जा रहा है तो उसमें डेफिनेटली ऐसे कोई व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति जो एससी एसटी ओबीसी समाज से आते हैं और जो दलाली नहीं करते हैं, दो बातें, जो एससी एसटी ओबीसी के समाज से आते हैं और जो दलाली नहीं करते हैं, उन लोगों को उस व्यवस्था में होनी चाहिए जो कानून का निर्माण करता है। अगर इस देश के 10% वाले लोग कानून बना रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कानून कभी भी दलितों के फेवर का नहीं हो सकता है, और वो सीधा सीधा यहाँ देखने को मिलता है कि 2 आदमी गवाह चाहिए। क्यों चाहिए गवाह भाई? यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। आज इस देश की सत्ता में, सरकार में, पुलिस में, जुडिशियरी में और मीडिया में और जितने भी सांसद विधायक हैं उसमें आप देखोगे कि 70 से लेकर के 90% जो लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, 90 क्या 95-97%, वो सारे सवर्ण समाज के लोग हैं। अब होता क्या है कि जब एक दलित के साथ कोई एट्रोसिटी होता है और वो अपना कंप्लेन थाने में लेकर के जाता है, तो वहाँ पता चला कि जो बड़ा बाबू हैं वो किसी और बड़े बाबू के दबाव में कहते हैं कि भाई इसको मामले को रफा दफा करो। आए
दिन आपको सुनने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जब दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो उन्हीं को माँ बहन की गालियाँ दे करके उसको वापस रगेद करके भगा दिया जाता है। ये आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो समुदाय है 10% वाला, वो कभी नहीं चाहता है कि उनके समाज के अलावा अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय और अपराध हो रहा है तो उस मामले को रफा दफा कर दो। और ख़ास करके तब जब क्राइम करने वाले लोग वो 10% वाले हों, तो ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि दलितों को न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए अब मैं बताता हूँ, तो तब अब क्या है, आप एक दलित समाज से बिलोंग करते हो, एक पर्टिकुलर आदमी दलित समाज से बिलोंग करता है, उसके ऊपर अन्याय हुआ और हम देखने वाले लोगों ने भी देखा, लेकिन उसके बाद पुलिस का दबाव, मीडिया का दबाव, फलाने का दबाव जब उसके ऊपर आ जाता है तो वो कहता है कि भाई मैं गवाह हुआ के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मेरा भी घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। और देखने को मिला अभी उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पर कि जिन लोगों ने गवाह देने का कोशिश किया उनको भी पकड़ के पीटा गया है और मारा गया है। तो कौन आदमी गवाह देगा? इसीलिए मेरा मानना है इसमें अमेंडमेंट की सख्त ज़रूरत है और जिसके साथ होता है वही बता सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। हल्का किया गया था एससी एक्ट को, तो 2 अप्रैल की घटना हो गई थी। ये छेड़खानी क्यों करते हैं इस एक्ट से, क्या लगता है? क्योंकि देखिए उनको पता है कि इनके ऊपर जो अपराध करने वाले लोग हैं वो सारे मैक्सिमम 98% लोग सवर्ण समाज से आते हैं, तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के अमेंडमेंट और छेड़छाड़ करते रहते हैं समय समय पे। और उनको पता है, और चूंकि मैं तो कहूँगा कि दलितों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार भी दलित समाज के लोग हैं, क्योंकि जब वोट देने की बारी आती है तो बिना सोचे समझे ये 10% वाले लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को वोट दे देते हैं और ये सवर्ण समाज के लोग विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में जाकर के इनके खिलाफ कानून बनाते हैं। तो कोलोजियम भी इसके लिए जिम्मेदार है जो ऐसे एक्ट में जो है छेड़छाड़ की जा रही है? बिल्कुल जिम्मेदार है। मैंने तो कहा ना कि भाई जुडिशियरी में, लेजिस्लेटिव में आ जाओ, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में आ जाओ, फिर जुडिशियरी में आ जाओ, फिर मीडिया में आ जाओ, ये हर जगह पे मतलब आप कहने का मतलब है कि 70 से लेके 95% लोग जब उनके होंगे तो वो सारे लोग जब कानून बनाएंगे तो अपने लोगों के फ़ायदे का कानून बनाएंगे। तो उसमें सारा व्यवस्था इन्वॉल्व है, उसमें जुडिशियरी भी इन्वॉल्व है, उसमें लेजिस्लेटिव भी इन्वॉल्व है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है। और मीडिया, आप देखोगे कि जब दलितों के साथ अट्रोसिटी की बात आती है तो मीडिया उस बात पे चर्चा नहीं करती है। उस समय वो कोई छोटा मोटा मुद्दा को लेकर के चर्चा करेगा, लेकिन कभी प्राइम टाइम में वो केसेस नहीं चलते हैं। आपने देखा कि एक बच्ची के साथ, हालांकि वो जो भी हुआ वो गलत हुआ, उसके साथ जब निर्भया के साथ होता है तो पूरा देश और पूरी मीडिया प्राइम टाइम हमेशा चलाते रहती है सुबह से। लेकिन जब हाथरस होता है, हाथरस जैसे हजारों हुआ है भाई, हाथरस को तो आप जान पाए हो, कंझावलो हुआ, हजारों हुआ है मैं कह रहा हूँ, और रोज रोज होता है, लेकिन उस पर मीडिया नहीं दिखाती है क्योंकि वो दलित परिवार के लड़कियों के साथ होता है। तो तब मैं आपको कहता हूँ कि सब लोग इन्वॉल्व हैं। ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब SC ST OBC माइनॉरिटी के विकास वाले लोग विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा पहुँचेंगे।